तो फाइनली दोस्तों आज भी हम एक नया अपडेट लेकर आए हैं पीएम किसान सम्मान निधि के लिए। अगर आप इच्छुक हैं पीएम किसान सम्मान निधि के लिए, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन लाभार्थी हैं जो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, कौन कौन आवेदक है जो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक, और कैसे आपको आवेदन करना होता है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है आवेदन करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर बात करेंगे और स्टेप स्टेप का गाइड करेंगे। सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कर देना है। मैं हूं अनूप सिंह और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों नॉर्मली अगर आपको पता होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस है। आप ऑनलाइन इसके पोर्टल पर आ सकते हैं pmkisan.gov.in पे, और यहाँ पर आकर आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको चेक करना होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो एलिजिबल होने के लिए किन मापदंड को आपको फॉलो करना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो फाइनल दोस्तों हम आ चुके हैं कौन कौन इस योजना के लिए लाभ नहीं ले सकता, लेकिन इससे पहले जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है क्या। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये एक किसानों के लिए स्टार्ट किया गया मोदी जी के द्वारा एक स्कीम है। इस स्कीम के तहत किसानों को हर साल 3 अलग अलग किस्तों में 6,000 रुपए जो है अनुदान दिया जाता है। उनको एक छोटा सा जो सहायता राशि है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जो कि उनके सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाता है। कोई भी बीच में बिचौलिया काम नहीं करता है, डायरेक्टली रूप से ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके लिए कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी। सरकारी कर्मचारी यानी कि जो केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, ठीक है, वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब इसमें भी मल्टीटास्किंग वाले स्टाफ जो है, चतुर्थ श्रेणी वाले स्टाफ जो है या फिर समूह डी के कर्मचारी है, उनको छोड़कर ये आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, समूह डी के जो कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है अगर आप पेंशन भोगी हैं और पेंशन भोगी में आपका पेंशन 10,000 रुपए से अगर ज्यादा है आपके अकाउंट में आता है तो फिर आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये दो चीजें जो सरकार से रिलेटेड करते हैं वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको इससे नीचे हैं मापदंड में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज है वो है इनकम टैक्स भरने वाले लोग। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, ठीक है, और आईटीआर फाइल करते हैं तो फिर आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, चाहे आप हो या आपकी वाइफ हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी अगर आईटीआर फाइल करता है, लास्ट टाइम उसने अगर आईटीआर फाइल किया है लास्ट ईयर में, जैसे सपोज दैट ये 25 है तो 2024-25 का जिसने भी फाइनेंशियल ईयर में टीडीआर फाइल किया होगा या फिर 2023 से 24 में फाइल किया होगा वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। अगर आपने 2021-22 में अगर आपने टीडीआर फाइल किया था और उसके बाद आपने नहीं किया है तो फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए आवेदन करने से पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना होगा कि आप कहीं भी आईटीआर जो है वो फाइल तो नहीं करते हैं। तीसरा है संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति बड़े स्तर पे सांसद है, विधायक है, मंत्री है, तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और नगर निगम के महापौर भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनके पास कितना भी बीघा जमीन है, अगर इस पोस्ट पे रिलेटेड है, सांसद रह चुके हैं, तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों पेशेवर आदमी, यानी कि जो एक डिग्री लेते हैं, चाहे वो डॉक्टर का हो, एमबीबीएस बीडीएस का जो डिग्री लेते हैं वो, या फिर इंजीनियर का अगर आपने डिग्री ले रखा है, बीटेक एमटेक आदि के तहत आप अगर किसी जॉब पे रिलेट कर रहे हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप वकील का टैग लगा रखे हैं, एलएलबी का, एनएलएम का, तो भी आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। और चार्टेड अकाउंटेंट भी अगर आप है, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप उसने उसका डिग्री ले रखा है, उसके तहत आप अगर कहीं कार्यरत हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा आर्किटेक्ट भी इसके अंतर्गत आते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, नॉर्मल आर्किटेक्ट नहीं, जो प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये सारी चीजें प्रोफेशनल है, नॉर्मली जो है नॉर्मल नहीं कि डॉक्टर का मतलब आप लोग ये समझते होंगे, कई सारे लोग जो है गाँव में मेडिकल शॉप खोल रखे हैं तो वो डॉक्टर के तहत नहीं आते। जिन्होंने एमबीबीएस की डिग्री ले रखी है और एक अच्छे पोस्ट पे कार्यरत है, किसी बड़े हॉस्पिटल में कार्यरत है, तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा अगला आता है बड़े किसान और जमींदार। गांव के अंदर एक बड़ा किसान होता है जिसके पास कई बीघा जमीन होती है, कई सारी उनके अंडर लोग काम करते हैं, या फिर जो जमींदार होते हैं वो भी होते हैं, तो वो लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड जो है चेक किया जाएगा। और अगर इन फ्यूचर कभी रिकॉर्ड मिलता है, अगर वो बाय द वे कोई दूसरा मेथड लगाकर वो अगर इसके लिए आवेदन कर भी देते हैं और कल को अगर गवर्नमेंट को पता चलता है तो गवर्नमेंट कल के
समय में सारा पैसा आपसे वसूल भी सकती है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसके अलावा सबसे लास्ट चीज है, अगर आपने आवेदन कर दिया है और उसके बाद में अगर आपने अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाया तो भी आप इसके लिए अयोग्य है, ठीक है। और अगर आपका भूमि सत्यापन नहीं हुआ है तो भी आप इसके लिए अयोग्य है। यानी कि अगर आपने अगर आप आवेदन करने के योग्य भी हैं, उसके बाद में अगर भूमि सत्यापन अगर आपका नहीं होता है या फिर अगर आप ई केवाईसी नहीं करवा पाते हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपके लिए बनाया वो ये है कि दोस्तों, अगर आपने गलती से अपना पहचान छिपा कर इसके लिए आवेदन कर भी दिया, ठीक है, अगर आप डॉक्टर हैं, एमबीबीएस है और आपने अपना डिटेल छिपा लिया, फिर अगर आप पेंशन भोगी है और आपने अपना डिटेल हिडन करके किसी प्रकार से किसी सेकेंड मेथड से अगर आपने इसके लिए आवेदन कर दिया, आप लाभ ले रहे हैं, अगर किसी समय अगर गवर्नमेंट को पता चलता है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और जितना फंड आपको दिएगा वो ब्याज सहित आपसे वसूला भी जा सकता है, ठीक है। तो आपको इस बात का स्पेशली ध्यान देना होगा। अगर आप इन सभी मापदंड को फॉलो करते हैं, अगर आप इनके अंडर नहीं आते हैं, तो आप जो है पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए नॉर्मली मैंने आपको बताया कि आपको जो है पीएम किसान की वेबसाइट पर जाना है और वहां पे जाने के बाद में आपको न्यू फॉर्मल रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आवेदन कर देना होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप खुद अपने स्तर पर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी वो आपको आपका सीएससी सेंटर से आपको बता दिया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट आपको वहां पे प्रोवाइड करवा देना होगा। नॉर्मली मैं आपको बता दूं, अगर आपको आवेदन करना है तो आपका लोकल आधार कार्ड एड्रेस होना चाहिए और लोकल आपका बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी डिटेल चाहिए, वैसे आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन खुद अगर आप करना चाहते हैं मोबाइल से या लैपटॉप से, तो वो आप कैसे कर सकते हैं और उसके बाद में आपको किन प्रोसेस को फॉलो करके आपको अपने आवेदन को एक्सेप्ट करवाना होता है, वो भी मैं आपको डिटेल इस वीडियो में अगली वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो अपडेट जो है पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।